पहलगाम में हमले की प्लानिंग करने वाला और निर्दोष पर्यटकों की जान लेने वाला आतंक का पाकिस्तान अब पस्त हो गया है। उसकी हेकड़ी निकल गई है। जहां एक और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सांसें थम रही हैं, वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से मिल रही धमकियों से आतंक के आका पाकिस्तान का दम निकल रहा है। पहलगाम हमले के बाद चौतरफा गिरे पाकिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अलग बलूचिस्तान की मांग के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को इलाका खाली करने की धमकी दी जा रही है। बीएलए की ओर से जारी एक वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी को धमकी देते हुए साफ कहा गया है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इलाके को खाली कर दो। आइए आपको भी सुनवाते हैं बीएलए ने पाकिस्तान को लेकर क्या धमकी दी है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक सरल और स्पष्ट संदेश है कि वो बलूचिस्तान से तुरंत वापस चले जाएं। चीन और पाकिस्तान को ये चेतावनी हमारे नेता जनरल असलम बलूच ने दी थी, लेकिन चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि ग्वादर और बलूचिस्तान का पश्चिमी भाग बलूच का है। अपनी जमीन और समुद्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा ऑपरेशन जिर पहाजग चीन, पाकिस्तान और अन्य विदेशी हिस्सों से सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया है। चीन, तुम हमारी सहमति के बिना यहां आए, हमारे दुश्मनों का समर्थन किया, हमारे गांवों को मिटाने में पाकिस्तानी सेना की मदद की, लेकिन अब हमारी बारी है। बीएलए आपको गारंटी देता है कि सीपीईसी बलूच भूमि पर बुरी तरह विफल हो जाएगा। मजीद ब्रिगेड में बड़ी संख्या में वॉलंटियर शामिल हैं जो हमारी भूमि की रक्षा के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आपके पास अभी भी बलूचिस्तान छोड़ने का समय है, नहीं तो आपको बलूच बेटों और बेटियों का ऐसा प्रतिशोध देखने को मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बीएलए की ओर से मिल रही धमकी के अलावा भी बलूचिस्तान में ऐसा बहुत कुछ है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा है और खौफ में है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी के सामने बलूच समर्थकों ने इतने नारे लगाए कि पाक आर्मी को वहां से भागना पड़ा। बलूचिस्तान की कई मुख्य सड़कों को बीएलए की ओर से बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह कि पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे बीएलए पाकिस्तान के लिए अब नासूर बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है, बलूचिस्तान क्रांति से आखिर पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पूछता है इंडिया में पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होकर रहेंगे, यानी टुकड़े टुकड़ों में पाकिस्तान बंट जाएगा? बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, गिलगिट, ये सारे हिस्सों में पाकिस्तान जो है वो बंट जाएगा। और तीसरा सवाल, बीएलए अपने मकसद में कामयाब हुआ तो क्या होगा? और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जो मेहमान और जुड़ेंगे, हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, साबिर शाकिर साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और मेहरान मारी जी, बलूच की नेता हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बलूच, यानी हम सीधे बात करें बीएलए की, बलूच लिबरेशन आर्मी की बात करें, लगातार पाकिस्तान की नाकों में दम किए हुए है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर इस समय जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये पूरा जो हमला बलूच की तरफ से किया जा रहा है, बीएलए की तरफ से किया जा रहा है, ये आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? और दूसरा उसी में कि अगर बीएलए अपने मकसद में कामयाब हुआ तो क्या होने वाला है? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल साफ है। ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और इनफैक्ट ये बलूचिस्तान के जितने भी घटक हैं, छोटे छोटे जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पहले अलग अलग अपना 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 काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको मिल करके और एक सिनर्जी के साथ इकट्ठा होकर के और पाकिस्तान सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, तब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट किया है। बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप सारे 44% तो पाकिस्तान का एरिया वहां पर है, और बहुत सारे वहां मिनरल्स और गोल्ड और जो चीज भी हो सकती है वो वहां पर है। पॉपुलेशन कम है, उनका किसी भी चीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका, जो और उनको ये कहीं ना कहीं लगता है
कि यहाँ पर किस प्रकार से उनको सेकंड ग्रेड तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, ये मेरा समझ है। ये वजह मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद जो अभी परिस्थिति है उसको देखने की आवश्यकता है। अभी परिस्थिति क्यों बदल रही है? वो इसलिए बदल रही है क्योंकि जो बलोच लोग हैं उनको एक विंडो कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि हम अब अगर दबाव डालेंगे तो हमारी बात माना जाना काफी हो सकता है मानी जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का भी बहुत गुस्सा है वहां पर कि जो उनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भी वहां के एसेट्स हैं, उनका जो दोहन हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर के वो चीन की तरफ भी जाता चला जा रहा है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो वहां से एसेट्स निकलते हैं उसका लगभग 50% एक नाराजगी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी है अनुज माथुर साहब, एक बड़ी जो नाराजगी है जी कि अगला तो क्योंकि उनको चीन से नाराजगी है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट रहा है और आज की तारीख में ना वो इधर का रहा है ना उधर का रहा है, ये मेरा मानना है। और उस प्रोजेक्ट को इन लोगों ने ये समझ रखा है कि वो प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो जो दोहन हो रहा था वो बहुत और तेजी से होगा और वहां से वो बलूच के लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और बहुत डिसएडवांटेज का इश्यू बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल साफ करके रखा हुआ है कि किसी भी कीमत पे सीपीईसी प्रोजेक्ट को वो सफल नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि वो अक्सर आप इस तरह के आके देखते हैं कि वहां पर जब कि वो चाइना के इंजीनियर्स पे और वर्कर्स पे और किसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट हमला करते हैं। बात यहां तक बिगड़ी है कि चाइना ने ये भी एक दफे कहा था कि वो जो सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान उनके लोगों की नहीं ठीक से अश्योर कर पाता है तो वो अपने लोग वहां लगा करके उनकी सिक्योरिटी करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा बुरी। अब होता क्या है, देखिए, ये पहले भी एक हम ये इस बात को सोच चुके हैं कि एक सेना कितनी होती है उस पर उतना ज्यादा असर नहीं होता उसका, जितना कि इस बात पे असर होता है कि आप एक पॉइंट ऑफ डिसीजन पे उस सेना का क्या कंपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आज की तारीख में भारत के साथ पाकिस्तान को युद्ध लड़ना है या पाकिस्तान के साथ भारत के लड़ना है तो उनको कुछ ऐसे ट्रूप्स हैं जो कि आज की तारीख में बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लगे हुए हैं, उनकी निहायत आवश्यकता होगी। अगर वो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ नहीं उनके पास अवेलेबल होंगे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर कुछ होता है, अभी हो नहीं रहा, भारत ने कुछ भी नहीं किया, एक भी गाड़ी मोबिलाइज नहीं हुई है भारत की, तो अगर ये कुछ होता है तो उनको ये परेशानी होगी कि वो उनको ट्रूप्स वहां से बलूचिस्तान से हटा करके वहां लाने पड़ेंगे और वो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव एक विंडो हो सकती है और एक उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। या फिर वो उनको वहां छोड़ेंगे कि बलूचिस्तान के जो इंसर्जेंसी है उसको काउंटर करने के लिए, तो उनको भारत के खिलाफ जी। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करा दूं। हमारे साथ मेहरान मारी साहब, बलूच नेता है, वो जुड़ गए हैं और हमारे साथ साबिर शाकिर साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। माथुर साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट पर जाऊंगा। हाँ, तो मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर इनको इस बात का एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि ये इस बात को ये बहुत ज्यादा वॉर कर रहे हैं, जबकि भारत ने कुछ भी नहीं किया है। एक भी एक्शन मिलिट्री कंपोनेंट को अप्लाई करने के डायरेक्शन में भारत ने अभी तक नहीं लिया है। और उसके बावजूद भी पूरे रेलवे स्टेशन को आर्मी को दे देना, सारे एयरपोर्ट्स को, कई एयरपोर्ट्स को बंद कर देना, पूरे मोबिलाइजेशन ट्रूप्स का कर देना। ये अच्छा, पाकिस्तान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है जेके बंसल साहब कि ये बलूचिस्तान के जो लोगों का गुस्सा है, ये गुस्सा दरअसल अभी का नहीं है, ये 1947 से चला आ रहा है। एक स्वतंत्र मुल्क जिसको जबरदस्ती कब्जा किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पाकिस्तान के संस्थापक, जिन्होंने जो वकील हुआ करते थे, कतार जो वहां का शासक था उसके, और बाद में उन्होंने बलूचिस्तान को मिला लिया। जाहिर तौर पर 1950 का विद्रोह देख लें, 60 का देख लें, 70 का देख लें और 80 का देख लें, और उसके बाद जो 2000 के बाद विद्रोह शुरू हुआ, वो ये बताता है कि जो बलूच के जो लोग हैं वो एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। और बलूच जो है वो करीब 43% पूरे पाकिस्तान का है। वहाँ पे बहुत संसाधन है जिसका दोहन करते हैं पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान नहीं, सबके जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो नहीं समझ पाए हैं। बलोच बहुत बहादुर किस्म के लोग हैं और वो उनको
यही टैक्टिस जो है दबाने की कोशिश ब्रिटिश ने भी की थी 47 से पहले, लेकिन ब्रिटिश भी कामयाब नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की तो औकात क्या है। तो पाकिस्तान जो है वो उनका दोहन करता है, उनको ड्यूज शेयर नहीं देता, और अब चाइना को ला करके सारे वहाँ के खनिज पदार्थ वगैरह लेके जा रहे हैं। और तो इससे बलूच के पास में और कोई चारा ही नहीं है, उन्होंने आर्म उठा लिए हैं, और आर्म उठा करके इस समय जो है पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर है। और जबकि उनकी सेना अभी भारत बॉर्डर पर आ गई है, तो और जो है पाकिस्तान की सेना को मारा जा रहा है। बलूच ने, मुझे जो रिपोर्ट मिली थी, पहले दिन 11 लोग मार दिए, फिर 102 मार दिए, 22 को बंधक लेके चले गए। उनके सैनिकों का बुरा हाल है वहां पर। और जो सरकारी जो भवन है उन पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। विद्रोह करने का तरीका है, बलूचिस्तान के लोगों का अपना हक चाहते हैं और चाहते हैं कि जो खनिज संपदा हमारे पास है उसका दोहन ना किया जाए। हमारे मुल्क में अगर कोई चीज है तो वो हमारे मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए काम आए, ना कि वो चाइना इंपोर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चाइना में इंपोर्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है पाकिस्तान जो जिंदे गधे भेजता था चीन को, अभी क्या हुआ है, वहां पर ग्वादर पोर्ट तो है, ग्वादर के पास में एक एयरपोर्ट भी बना है जिसकी कैपेसिटी है 4 लाख लोगों को रोज हैंडल करने के लिए। वहां एक भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट नहीं आता, तो उन्होंने, चाइना ने उसको बूचर हाउस में कन्वर्ट कर दिया है, और वहां पे गधों का को काटा जाता है, उनकी मांस, खाल, हड्डी सबको ले जाया जाता है चाइना के अंदर में। तो ये जो है बलूच को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, क्योंकि गधे उनके बहुत काम आते हैं। उनको इस बात का भी खेद है कि इस तरह से गधों को यहाँ क्यों काटा जा रहा है। जो संपदा सारा ही बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां के गधों तक को ले जा रहे हैं, वहां की संपदा को लूट रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या अत्याचार होगा। जो इनकी कोई आवाज उठाता है, जैसे डॉक्टर महरूम बलोच है, उनको जो पता नहीं उनको जेल में डाल दिया, और जो भी कोई किसी तरह की बात करता है तो जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है। उनको हक नहीं दिया जा रहा, तो हक नहीं दिया जा रहा। ये हक की लड़ाई है। मेहरान मारी साहब बलूच के नेता हैं। मेहरान मारी साहब, ये हक की लड़ाई है। 44% जो हिस्सा है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी बलूचिस्तान से छोटा है, लेकिन जर्मनी की आबादी बलूचिस्तान से कई गुना ज्यादा है। ये आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके हक की है, आपके वतन की है और आपकी स्वतंत्रता की है। जी जी, देखिए 1948 में जो हम पे इलीगल एनेक्सेशन हुआ, पाकिस्तान ने कब्जा किया, तब से बलोच अपने आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और आखिरी चंद सालों में इस आज़ादी के जद्दोजहद ने बहुत एक खूबसूरत नहज एक डायरेक्शन ले लिया है। आज का आप देखें, जो मंगोचर में बलोच सरमाचारों ने शहर को पूरा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का वो फौज जो बोलते हैं मुट्ठी भर है, 4 है, 15 है, अभी तक 1500 का लेटेस्ट फिगर इन्होंने दिया था। अभी तक पाकिस्तान फौज बिल्कुल डोरसाइल स्टेट पे, हिंदुस्तान के साथ कोई लड़ाई छिड़ा नहीं अभी तक। अभी भी वो बलोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे कुछ छिड़ जाए, फिर आप देखें बलोच इनको क्या चकमा दिखाएंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान से, आप इनके जो बबकियां हैं इनको एड्रेस करें। इनके जो प्रोवोकेशंस हैं, पाकिस्तानी अपने अवाम के सामने तो बोलते हैं कि हम सबसे ताकतवर फौज है, हम मिसाइल है, बम है। तुर्की के सामने, OIC के सामने भीख मांग रहे कि इंडिया को रोके कि हमारे पे हमला ना हो, तो अंदर से डर रहे हैं। आसिम मुनीर बंकर में छुपा हुआ है। हालत वो है उनका। अभी वक्त आप लोगों का है कि आप रीजनल सुपर पावर हो, बलूचिस्तान का भी मुद्दा उठाएं और अपने इशू को भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दें इस नासूर के साथ, इस नाजायज वो जरूरी भी है। और जिसका जिक्र इन्होंने किया 1947 का, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि कलात वहां पर शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मीर अहमद खान। उस समय देश का बंटवारा होने वाला था और अंग्रेजों के लिए उन्होंने जो वकील नियुक्त किया था वो जिन्ना साहब को नियुक्त किया था, और उन्हें क्या पता था कि जिसे वकील नियुक्त कर रहे हैं वही उनके मुल्क पर कब्जा कर लेगा। और बाद में जिन्ना साहब का ही कहना था कि कलात, खरान, लाल बेसा और मकरान को मिलाकर आजाद बलूचिस्तान जो है वो बनाया जाए। आजाद बलूचिस्तान भी बना, लेकिन बाद में उस पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक साबिर शाकिर साहब है। साबिर जी, हुसैन जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हुसैन जावेद साहब हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हुसैन साहब, जो हमारे बलूच नेता मेहरान मारी साहब ने जो बोला है, जरा उस पर आपका काउंटर। जी, आपका शुक्रिया आशीष कि आपने मुझे इनवाइट किया।
देखिए बात सिंपल सी है कि अभी मैं इससे पहले भी कई शोज में कहता रहूं कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आज से खराब नहीं है। एक लंबे अरसे से वहाँ पे हालात जो है वो खराब चले आ रहे हैं, और क्यों खराब है, कौन खराब कर रहा है, वहाँ पे असल जमीनी सूरत हाल क्या है वो हम सब जानते हैं। तो अब कोई वहाँ पे ऐसा छुपा हुआ राज तो है नहीं, लेकिन ये बात है कि पिछले 1.5 माह के अंदर वहाँ पे हालात मतलब आप इस बात को मानते हैं कि चाइना की वजह से वहां हालात खराब हुए हैं या पाकिस्तानी सेना की वजह से? वहां पे हालात खराब हुए हैं दहशतगर्दों की वजह से, जो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि वहां पे आजादी की मूवमेंट चल रही है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप आजाद मुल्क को आपने कब्जा कर लिया और कह रहे हैं कि आजादी की मूवमेंट भी वो ना चलाए, धोखे से उस मुल्क को कब्जा आप लोगों ने किया। अगर मुझे बात कंप्लीट करने दें, क्योंकि बोलिए ना हुसैन जावेद साहब, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, तो अगर मैं भी अपनी बात एक दफा कर लूं तो मैं उसमें यही कहूंगा कि यहाँ पे जो है ना, अगर आप इस सूबे को देखें, यहाँ पे 3 फैक्शंस हैं। एक यहाँ की पख्तून आबादी है, यहाँ के मकरान के लोग हैं जो कि कोस्टल एरिया के अंदर होते हैं, और बीच में हमारे बलोच भाई भी होते हैं। अब ये जो दहशतगर्द है ना, इनको तमाम मतलब मकरानियों को तो छोड़ दें, पख्तूनों को तो छोड़ दें, जो हमारे वहां पे बलोच लोग हैं इनको उनकी भी मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं है। और 1.5 माह के अंदर BLA की जितने भी एक्शन थे वो काफी हद तक फिजल आउट हो चुके हैं। स्टैट्स बता रहे हैं आपके सामने, आके देख लें, क्या हमलों की शिद्दत वही है जो उससे पहले थी? ऐसा नहीं है, हालात वहां पे चेंज हुए। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं पूरी ट्रेन को कब्जे में ले लिया था, और क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? कैसे बातें करते हैं आप? मेहरान मारी साहब जवाब दीजिए, हुसैन साहब को स्क्रीन पर लाया जाए। जी बोलिए। जब ऐसा करें टीवी पे आके ऐसे बातें करते हो, इनको शर्म भी नहीं आता। पता नहीं कौन से बेशर्मी का गोली खा के आते हैं टीवी पे आने से पहले। वो बोलते हैं ये असम्पशंस हैं, वो मकरानी आपका बाप नहीं है, मकरानी बलोच है। आपने कब से डिवाइड कर दिया, मकरानी है, बलोच है, पश्तून है? हम सब बलूचिस्तान के बाशिंदे हैं। आप पंजाबी होते कौन हो? हमको डिवाइड करते, क्लासिफाई करते कि हम ये वो मकरानी है, ये बलोच है। बलूचिस्तान में आपका फजल रहमान, तो दाढ़ी वाला मुल्ला कह रहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन में बलोच अपना मुद्दा ले जाए, यूनाइटेड नेशन बलूचिस्तान का आजाद तस्लीम करेगा। आप बोलते हैं असम्पशन है ये सब कुछ जो हो रहा है। कौन से गाफिल के दुनिया में बैठे हो आप लोग पंजाबी? हुसैन जावेद साहब जवाब दीजिएगा। देखिए इनकी अपनी थिंकिंग है, और यहाँ पे शो में जो भी लोग बैठे हैं उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है। हम किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। हकीकत है, थिंकिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। मेरा हकीकत है, थिंकिंग नहीं है। तो भाईजान बात तो करने दें सर, बात तो करने दें। जवाब बोले, अकल का बात करो भाईजान, तो मैं दूंगा बात करने। अकल का, बेवकूफी नहीं करे। अकल का लेवल हर एक अपना, आप मत समझाएं कौन आपका थोड़ा कम है, मैं देख रहा हूं। ठीक है ना, तो बस बात वही है, मुझे भी अपनी बात करने दें आप, क्योंकि होस्ट जो है वो आशीष है ना, तो इसलिए मैं आशीष के शो में आया हूँ, आशीष के कहने पे आया हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूंगा इसमें कि हालात वहां पर पहले से ज्यादा बेहतर है। वहां पे जितने भी दहशतगर्दों के एक्शन जारी थे, काफी तक वहां पे लगाम कस दी गई है। और आप देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आजकल जो मेन हमारा टॉपिक है ना वो है इंडिया पाकिस्तान। कल इंडिया के साथ अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि सरहदों पर तनाव होता है, तो इस बात को भूल जाए कि हमें यहाँ से कोई मसला होगा, चाहे वो KPK का इलाका है या वो बलूचिस्तान का इलाका है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा इंडिया सेंट्रिक होती है। हमारे वो मसले नहीं है जो इंडिया के हैं कि इनको एक तरफ उनको चाइना को भी देखना है, एक तरफ उनको पाकिस्तान को भी देखना है। तो हम फोकस्ड हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा, आपको केवल दहशतगर्दी फैलाना है। ये आप कह रहे हैं, ये आपकी राय हो सकती है। और वही ना कि देखें, या तो बात कंक्रीट हो, उसके कोई सबूत हो। सबूत आपने आज सबूत आप मानते नहीं है। सबूत की बात आपने की, मैं सीधे आऊंगा अनुज माथुर जी के पास। अनुज जी सबूत मांग रहे हैं। आशीष देखिए, सबूत मांगना एक बात होती है और सबूत को मानना दूसरी बात होती है। ये मांगते हैं, इनको मिलता है, लेकिन मानते नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी आपको एक बात बताता हूं कि सबूत उस बात के लिए कोशिश करी जाती है सबूत निकालने की जिसमें कोई शक हो। ये जो हादसा हुआ है पहलगाम में, इसमें कोई शक शुबा दूर दूर तक नहीं है किसका इसमें हाथ है। किस प्रकार से आपके कसूरी साहब ने 6 दिन पहले कहा था कि मैं कश्मीर में शांति नहीं रहने दूंगा, किस प्रकार से आपके आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, उनको खत्म करो, ये करो, वो करो। देखिए, मैं आपको कल भी समझाने का प्रयास कर रहा था जावेद भाई, मेरे को मैं आपकी मैं काफी इज्जत करता हूं, लेकिन आप इस बात को समझिए
कि ये जो हो रहा है वो आपके अपने देश के हित में नहीं है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी इकोनॉमिक सर्वे, अपना खुद का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं, आपका जो इन्फ्लेशन है वो किस तरफ बढ़ रहा है, आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या कहती है, आपकी में जो डिसकंटेंट, डिसएंचांटमेंट है आर्मी के अंदर, वो क्या चीज अख्तियार करता चला जा रहा है, ये समझने की बात है। अब ये हर चीज जो है वो जज्बात से नहीं होती है। जज्बात जो है वो आपकी इकोनॉमी को सही नहीं कर पाएंगे। इस्लाम जो है हर बात उसको कि हम ये खत्म कर देंगे, हम वो मार देंगे, हम वो काट देंगे, हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी है, सबसे बड़ा। ये शक्तिशाली आर्मी होने के ये लक्षण नहीं होते हैं। ये मैं कल भी बोल रहा था आपको जावेद साहब, जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब आप बताएं, भारत ने कौन सा रेलवे स्टेशन किसके हवाले किया, कौन सी जगह किसको दे दी, कौन से प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, कौन सी एयरपोर्ट बंद कर दी, कुछ नहीं हुआ। एक भी बंदा मोबिलाइज नहीं हुआ। मेरा अपना बेटा फौज में है, इन्फेंट्री में, वो मोबिलाइज नहीं हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? और आपके पूरी आर्मी मोबिलाइज हो गई। ये आपकी खुद की इकोनॉमी के लिए घातक है और ये आपको समझने की आवश्यकता है। ये समझने की जरूरत है। हुसैन जावेद साहब जवाब दीजिएगा। आशीष 1 मिनट और प्लीज, वन मोर वाला। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है उसकी वजह जान लें। उसकी वजह ये है कि आज पाकिस्तान के जो आर्मी का जो इंस्टॉलेशन है, जो उनकी थिंक टैंक है आर्मी का, उसको दो चीजों का पता है कि भारत के पास पॉलिटिकल विल है और मिलिट्री कैपेबिलिटी है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अंधे को भी नजर आएगा जावेद साहब, अंधे को भी नजर आएगा। और फिर भी आप कहते हैं कि हम आपसे 5 गुना बेहतर, 10 गुना बेहतर, आपको खत्म कर देंगे 4 घंटे में। नहीं, अंदरूनी मसलों की बात हो रही है, अंदरूनी मसलों की बात हो रही है हुसैन जावेद साहब। अंदरूनी मसले आप हल नहीं कर पा रहे हैं और आप भारत से युद्ध करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान आपका अशांत है, टीटीपी आपके यहाँ विद्रोह मचाए हुए है। पाकिस्तान का हालात जो है आने वाले समय में क्या होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना मैं यही कहूंगा कि माथुर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जब भी आते हैं सेंसिबल बात करते हैं। ठीक है, उनकी और हमारी जो सोच है आपस में नहीं मिलती, इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुनते हैं कम से कम। ये मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है, देखिए ये अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी बात की सर कि इंडिया के अंदर मतलब फौज जो है उसको बिल्कुल उस तरह सरहदों पे लाया नहीं गया है, जंग का शायद माहौल नहीं है और शायद हिंदुस्तान का इरादा भी नहीं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और हम जो कर रहे हैं ऑब्वियसली हमें ऐसा लगा, क्योंकि हर मुल्क अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलता है, हमें ऐसा लगा कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है, इसलिए क्योंकि आपने वैसा किया था, आप लोगों ने वैसा किया, इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका। यहां पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा जेके बंसल साहब से। चोर की दाढ़ी में तिनका, बंसल साहब, इन्हें लगा कि इन्होंने गलती कर दी तो अब उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। जेके बंसल साहब, इनका नहीं है, इनको सब पता है और ये जावेद भाई भी सब कुछ जानते हैं कि क्या है पाकिस्तान के अंदर में। लेकिन ये 2 कारणों से नहीं कह सकते। एक तो टेलीविजन पे अपना देश को इनको सपोर्ट करना है, दूसरा आर्मी से डर लगता है क्योंकि उठा के ले जाएंगे। कई यूट्यूबर्स को पिछले महीने की बात है उठाकर लेकर गए थे, जो हिंदुस्तान के समर्थन में कुछ बातें कर रहे थे, उनको आर्मी वाले उठा के लेके गए थे। जावेद साहब, आप ये मत बोल दीजिएगा कि ऐसा नहीं हुआ था पाकिस्तान में। और जो इनकी एक आरजू काजमी है, कमर चीमा है, वो कुछ साथ बात करते हैं, कुछ जो है पत्रकारमा हिम्मत वाले हैं, हालांकि उनको दिक्कत उठानी पड़ती है। आरजू काजमी के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। और देखो इसमें जो है चोर की दाढ़ी के तुनका, ये तो पहले कह ही दिया था मुल्ला मुनीर ने कि जो है 2 नेशन की थ्योरी है, हिंदू मुस्लिम अलग हैं, सिविलाइजेशन वार की बात उन्होंने कही। और दूसरी बात ये कही कि जो कश्मीर के अंदर में हमारे जो भाई हैं, जबरदस्ती जो भारत ने कब्जा किया है उसको छुड़ाने के लिए हम उनकी मदद करेंगे। और वो ये सोचे बैठे थे कि जैसे हम ये करेंगे कश्मीरी उनका साथ देंगे। लेकिन अब की बार औकात दिखा दी है पाकिस्तान को कश्मीरियों ने, और हमारे देश के जो सारे मुसलमान हैं वो एकदम बड़े बुरी तरह से भड़के हुए हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल बदला लो। और इस बात को सोचते हुए जो कि जनरल माथुर ने कहा है कि अगर ये सही ठीक है तो इनकी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। 1960 तक भारत की इकोनॉमी आधी थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी डबल थी भारत से। लेकिन फौज की वजह से, जो फौज इनको डर दिखा के बर्बाद कर रही है और वहां का सारा
जो पैसा है, जो जीडीपी है, जो बाहर से जो पैसा ग्रांट आती है, वो सब अपने लिए जो जनरल हैं वो ऐशो आराम से रहते हैं, बाहर पैसा भेज देते हैं। और जो जिस तरह से उनका जो हस्र है वो सारा इसी वजह से हो रहा है कि और जहां तक रही आतंकी की बात, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसामा बिन लादेन वहां मारा गया। इनके जो बार बार ये इनकार करते रहे, बार बार इनकार करते रहे कि उसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, हम नहीं जानते, और अमेरिका ने घुसकर इनके घर में ही मारा, घुस के मारा। अभी जो है डिफेंस और जो अब ये भी बोल दीजिए हुसैन जावेद साहब कि अमेरिका ने इस उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में नहीं मारा, ये भी बोल दीजिए। आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, ये भी बोल दीजिए। देखिए आशीष, मैं वही कहूंगा कि कुछ बातें होती हैं जो कि आपको बुक्स के अंदर मिलती हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको बैकड्रॉप में मिलते हैं। बैक चैनल में बहुत कुछ चल रहा होता है, जो सामने दिखाई दिया होता है ना, वो कई दफा आई वॉश होता है। आपका क्या ख्याल है, मई 2011 में एबटाबाद के अंदर जो हुआ, इस तरह का ऑपरेशन हुआ, वहां पे उसामा को हंट किया गया, उनको मार दिया गया, पाकिस्तानियों के इल्म में कुछ नहीं था कि अमेरिकन आ रहे हैं, पाकिस्तानियों के इल्म में क्या कुछ नहीं था कि इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, पाकिस्तानियों के इल्म में क्या कुछ नहीं था कि उसामा को उठा के ले गए। सब कुछ था, सब कुछ आपस में सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। किताबें उठा के देखें सर, सौदा तो नहीं कर दिया था उसामा का आप लोगों ने अमेरिका के साथ? देखिए मैं एक बात, क्या कह रहे हैं आप? सौदा तो नहीं किया था ना अमेरिका के साथ उसामा का? बेच दिया होगा, अगर होगा। धोखा किया होता तो आप अमेरिका की रुथलेस अप्रोच को जानते होंगे। मेहरान मारी साहब भी कुछ कह रहे हैं। मेहरान मारी साहब आप क्या कह रहे हैं इस पर? उसका जवाब हुसैन जी आप दीजिएगा। इन्होंने तो इंसानों को मंडी लगा, मुशर्रफ के दौर में तो हर गरीब को पकड़ के $5,000 लेते थे, बोलता ये तालिबान है, ये दहशतगर्द है। तो बिल्कुल पैसा लिया होगा जी, इनका तो धंधा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हुसैन जावेद साहब, हाफिज सईद को जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, और आईएमएफ से फंड लेने के लिए उसको सजा मिली हुई है। वो भी तो एक टेररिस्ट है जो इनके यहाँ पर है, उसको तो सारी दुनिया जानती है, और ये उसको संरक्षण दे रहे हैं अभी, बजाय उसको जो वो गुनहगार है हर एक का, उसका एलईटी का ही ऑफ सूट है, टीआरएफ जिसने ये किया है उसको उठा के। अनुज जी मैं आपके पास आऊंगा। अनुज जी हम टॉपिक से कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, मैं मेहरान मारी जी आपके पास जाऊंगा। मेहरान मारी जी, इस समय जो चल रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, क्या कुछ चल रहा है और सीधी फौज के साथ टक्कर का मतलब क्या है? बलूचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो मैप में है वो नजर आए, और इसको लेकर मुहिम आने वाले समय में और ज्यादा तेज होगी? जी बेसिकली बलोच अपना जद्दोजहद 70 साल से कर रहा है, लेकिन मैंने कहा इस नहज पे जो टर्न लिया है, पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है डे वन से। और बिकॉज वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओआईसी के मुल्क को, सऊदी को, इमारात को, अमेरिका को, चाइना को, ये तो एक ऐसा भी मैं बुरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, एक दलाल है सबके लिए। तो दलाल को सबको अपना दलाल प्यारा है। तो अभी एक ऐसा नहज आ गया कि ये हम बलोच अपने जद्दोजहद को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि दलाल कमजोर है। वो पहले हम अस्यूम करते थे कि गोराई का नाजायज बच्चा है, फिर बोला अमेरिकन का है, अभी बोला चीनी का, अभी सारे बाप बोले हमारा बच्चा ही नहीं है, डीएनए टेस्ट कराओ, ये पता नहीं किसका है, हमारा नहीं है। तो इस यतीम बच्चे को बलूचिस्तान ने सोचा है कि अभी अच्छा टाइम है कि हम अपने मुद्दे को आगे ले जाएं और इनसे भी मनवा दें इस बात को कि बलोच फौज जो है पाकिस्तान फौज से ज्यादा ताकतवर है। ये खाली बटाखे देते हैं, पाकिस्तान आवाम का पैसा खाया, जेन्युइन लीडर जेल में बैठा है, 2 नंबर के मुल्ला मुनीर बैठ के इधर बड़े बातें करता है कि हिंदुओं को ऐसे करो, पहले बलोचों के साथ तो डील करो। एक दफा बलोच अपने थोड़ा सपोर्ट बलोच को कई दुनिया से मिले, अब देखें क्या तमाशा हम इनको सिखाएंगे। बात जी शॉर्टकट में यह है कि बलोच अपने जद्दोजहद को बहुत सीरियस ले रहा है और पाकिस्तान की कमजोरियों को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहा है। पाकिस्तान आज बहुत कमजोर मैच पे और टूटेगा, अनकरीब टूटेगा। कोई सपोर्ट करे तो जल्दी टूटेगा, अदरवाइज देर से टूटेगा जरूर। हुसैन जावेद साहब इस पर आपका रिएक्शन? देखिए इनकी अपनी राय है, इन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है, उस पर मैं कोई अपनी राय इस तरह दूंगा नहीं, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जहाँ ये बात करते हैं ना कि बलोच की अपनी फौज है, तो बलोच तो हमारी फौज में बहुत है। हमारा तो एक आर्मी चीफ है, वो खुद बलोच रहा है। अगर आपको जनरल मूसा का पता हो, आपको जनरल वहीद काकड़ का पता हो, ये आर्मी चीफ रहे हैं।
जी बलूचिस्तान की बलोचों भी में है। गद्दार बहुत रहे हैं, गद्दार बहुत है। अभी सरफराज बुख्ती भी ये गद्दार है, मसला तो हल हो अनवारुल हक काकड़ आप गद्दार था, मैंने बता गद्दारों का दिया कोई कि कमी इस नहीं। हद तक इंटेंसिटी लेवल जो है वहां पे कम हो चुका है और बीएलए जो एक दहशतगर्द ग्रुप है उसकी हुसैन कमर जावेद वहां साहब, पे ये कहां से रिपोर्ट लेकर आए हैं कि बलूच कम लिबरेशन वाला। आर्मी की तरफ से हमले कम हो गए? ये कहां से मिला? मैं अभी आपका डॉन का पढ़ रहा था, जिसमें डॉन में ये लिखा है कि बलूचों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। ये कहां से, मतलब ये तो डॉन गलत लिख रहा है ना, आप ही का पेपर है ना? के अगर आप इसके तमाम फैक्ट्स एंड फिगर आपको ना मीडिया से मिल जाएंगे, सिर्फ आप हर एक महीने में देखें। आईएसपीआर से मिलेंगे, आईएसपीआर से वो पढ़ते हैं भाई साहब। अच्छा आशीष, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप दिसंबर की बात कर लें, जनवरी और फरवरी तक की बात कर लें, ये वो मतलब टाइम था जहां पे इंटेंसिटी आई है। हमने कभी उससे इनकार नहीं किया, ना हम ये कह रहे हैं कि वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हमने ऐसा भी नहीं कहा। हालात खराब रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मैंने रिपीट किया है, ये आप फैक्ट्स और फिगर उठा के देखें, आपको पता चल जाएगा। पिछले 1.5 माह के अंदर ना सिर्फ केपी के बल्कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, आतंकवाद है, इसको काफी तक लगाम दी जा चुकी है। इससे पहले टेंस हालात चलते रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आती जा रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो और मैं किसके ये भी नहीं कंट्रोल कह में रहा आ कि रही है, हालात बीएलए के कंट्रोल कि में पाकिस्तानी आर्मी के? क्या कह रहे हैं आप? किसके कंट्रोल में आ रही है, बीएलए के कि पाकिस्तानी आर्मी के? मेरे ख्याल में आपको मेरा पॉइंट समझ में मैं आ आपके गया। पॉइंट को समझ गया, लेकिन मैं डॉन पेपर की रिपोर्ट पर भी भरोसा करूंगा ना। आप ही का अखबार है, हमारे मुल्क तो जारी नहीं करता है ना डॉन, आप ही का अखबार है ना। मैं तो आप ही के अखबार की रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं। बाकी तो अब एक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया। जो मैं पढ़ पाया यही था। देखिए, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो मैंने यही कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया है कि नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपने कहा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमले हुए, लेकिन पिछले 1.5 महीनों में हमने उस पर काबू पाया। लेकिन ये पेपर जो है, ये वेबसाइट की जो कॉपी है, अभी 6 घंटे पहले की है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 1.5 महीने से शांति है, ये कह रहे हैं कि कई शहरों पर कब्जा कर लिया, कई सरकारी इमारतों पर। जी, मेरे पास मेरे अपने जराए हैं, मेरे पास ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है और मैं किसी और की रिपोर्ट को चैलेंज भी नहीं करता। हर एक के अपने जराए होते हैं, लेकिन मैं आपको अपने सोर्सेस के जो है बेस, उस पे मैं आपसे ये बात कह सकता। थैंक यू। मेहरान मारी जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर मुझे। जी, मैं कहता हूं इन सारे चैनलों पे जो आते हैं, पाकिस्तान जो बैठते हैं, वो आईएसपीआर के फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ते हैं। इन सबको यही मिलता है, जो मिनिस्टर होगा या साफी होगा या नुमाइंदा होगा, सारे आईएसपीआर के फिगर पढ़ते हैं। उधर तो एवरीथिंग इज गुड, बिल्कुल हंकी डोरी है, कोई मसला हिंदुस्तान तो इशू ही नहीं है। सारे बलोच इनके फौज में भर्ती हैं। पता नहीं मेरे जैसे पागल को आके पता नहीं इंडियन पेरोल पे आके मैं बकवास करता हूँ, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है जी। बिल्कुल आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका, कनाडा सारे पीसफुल मुल्क हैं, कोई इशू ही नहीं है। हम तो ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं टीवी पे आके बकबक कर। हुसैन जी आवेद साहब, उस रिपोर्ट हमें भी दिखा दीजिएगा अगर आपके पास है ऑन एयर, तो कैसी रिपोर्ट होती है मैं भी थोड़ा देख लूं। मेरे पास तो वो रिपोर्ट आई नहीं है। कम से कम इसी बहाने पाकिस्तान की कुछ बड़ाई हो जाएगी, क्यों हुसैन जी? तारीफ हो जाए। हाँ, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? जिस रिपोर्ट की बात हमारे भाई साहब मेहरान मारी जी कर रहे हैं। सर वो रिपोर्ट देखें, जब ये उसकी बात करें वो रिपोर्ट भी इनके पास होनी चाहिए, दिखा दे फिर। नहीं, वो रिपोर्ट आप लोग के पास जाती, इनके पास जाती नहीं है। मेहरान मानी साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? भाई सुने यार, मुझे तो पता नहीं लाहौर में आईएसपीआर का ऑफिस का, ना मुझे कभी किसी ने कॉल किया है, ना मुझे कभी किसी ने बुला के ब्रीफ किया है। आप मुझे बुला लेते हैं, आपके सामने मैं आ जाता हूँ और अपनी बात बयान कर देता हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज माथुर जी। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले तो एक दो चीजों पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा जी। परवेज मुशर्रफ ने, हम बात कर रहे थे, परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। परवेज मुशर्रफ ने यह भी कहा था कि हक्कानी भी हमारा हीरो है, और जो जितने भी तालिबान, जितने जो आतंकवादी हैं, वो हमारे हीरो हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा था, पाकिस्तान राष्ट्रपति ने कहा था। तो ये, और उसके बाद इमरान खान ने 2019 में, ये जो बड़े बड़े लोगों की बात बता रहा हूं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 30 से 40 हजार आतंकवादी, आर्म्ड टेररिस्ट, और वो उनका कनेक्शन हमारी आर्म फोर्सेस से, ये कहा था इमरान खान ने जब वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अभी रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि 30 साल से वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू एंड द ब्रिटिश। ये तमाम चीजें इस बात का ये बिल्कुल साफ है कि पिछले 3-4 दशकों से पाकिस्तान में आतंकवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है।
उसको पाला पोसा जा रहा है। और मैं ये कई दफा कह चुका हूं जी करने के लिए कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो उनके जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में जाके कहा है, ये रिकॉर्डेड चीज। अच्छा, ये फिलॉसफी अनुज माथुर जी केवल भारत के लिए नहीं है, ये बलूचिस्तान के लिए भी है कि बलूच के विद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। कोई भी सिर उठना नहीं चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती इस मुल्क पर कब्जा किया गया। आशीष, मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश रहती है इनको बताने की कि इनको समझने की आवश्यकता है कि एक रेडिकलाइज्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर प्रिपेयर्ड, इल इक्विप्ड आर्मी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान। ये बात हुसैन जावेद साहब भी समझते होंगे, ऐसा नहीं अनुज माथुर जी। हुसैन जावेद साहब बोल नहीं पाते होंगे, उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। बोलने की आजादी वहां नहीं है, अगर बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे इस शो खत्म होने के बाद तुरंत। कितने दशक वहां पर आर्मी का रूल चला है, जब एक भी प्राइम मिनिस्टर इनका अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया इतिहास में, जब से ये बने हैं तब से। और उसके बाद जब उनका रूल नहीं था तो उन्होंने पीछे से रूल किया है, पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का आर्मी के। अरे अनुज माथुर साहब, 77 साल के काल में अगर पाकिस्तान की बात करें तो 40 साल तक वहां पर लोकतंत्र रहा और 37 साल तक वहां पर सैन्य शासन रहा। उस मुल्क के बारे में आप क्या ही कहिएगा। बिल्कुल। और आशीष, एक और मेरे को फैक्ट आपके सामने रखने दीजिए। देखिए, हम लोग साथ साथ हमारे दोनों देशों की सेनाओं में पढ़ने शुरू हुए थे, उसके एक दो हमारे ब्रिटिश चीफ रहे दोनों सेनाओं के। आज पाकिस्तान हैज सीन ओनली 15 चीफ्स पिछले 70-75 जितने सालों में। मैं उसकी वजह बताऊंगा, आशीष को समझने की जरूरत है। और हमारा ये 29वां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। उसकी वजह यह है कि हर उस अच्छे देश में जहां पर आर्मी अपना काम करती है, वो चीफ आता है, अपना टेन्योर पूरा करता है, वो निकल जाता है। पाकिस्तान में हर चीफ जब वो आता है, वो ये देखता है कि मैं आगे कैसे पाकिस्तान को रूल करता चला जाऊं, मैं आगे कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करूं, और अगर संभव है तो मैं राष्ट्रपति कैसे बन जाऊं, चाहे वो जियाउल हक हो, यूसुफ खान हो, कोई से भी खान हो, परवेज मुशर्रफ हो। और अब इनको भी इसीलिए कर रहे हैं आसिम मुनीर तहत, क्योंकि इनको भी आगे पाकिस्तान के ऊपर लगातार कंट्रोल करते रहना है, इसलिए पूरा विपक्ष जेल में इन्होंने डाला हुआ है। और उसके बाद वो उस प्रकार के हालात क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी तरह से, और लोकतंत्र की आवाज को पूरी तरीके से कुचल कर रख दिया जा रहा है। मुझे ध्यान में होगा हुसैन जावेद साहब, आप अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, कि इमरान खान के समर्थन में जो वहां पर एक बहुत बड़ा मार्च निकला था पिछले साल फरवरी की आई थिंक बात होगी, तो उस मार्च को बुरी तरीके से कुचल कर रख दिया गया। और उसके बाद उस तरह का आंदोलन पूरे पाकिस्तान में मुझे ध्यान में नहीं है कि पिछले 14 महीनों में हुआ हो। हुसैन जावेद साहब, देखिए ऐसी इमरान खान के बारे में अगर आपने बात करनी ना, तो सब जानते हैं इमरान खान 2018 में फौज की आशीर्वाद से ही इक्तदार में आए थे। आज जिस तरह वो कहते हैं कि 2023 का जो चुनाव था, सॉरी 2024 का जो चुनाव था, वो जो है हमसे छीना गया, ठीक है। इसी तरह 2018 का चुनाव जो था वो नवाज शरीफ की पार्टी से छीना गया था, क्योंकि उस टाइम उनको कबूल था, उनको उस टाइम एक। तो हुसैन जावेद साहब, इस बात को आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ जो आए हैं सत्ता में, वो फौज के उससे दम से आए हैं? आपने इस बात को स्वीकार कर लिया? यानी अगर आप मुझे बात कंप्लीट नहीं, अगर आप 2018 की बात करेंगे तो फिर आपको यह भी बात करनी पड़ेगी ना। केवल आपकी बात में मान लूं ऐसा नहीं हो सकता ना। आप ही कह रहे हैं, मैं आप ही की बात से तो निकाल रहा हूं। आपने अगर ये कहा कि उस समय जो इमरान खान को जो सत्ता मिली थी वो फौज के दम पर मिली थी, और इस बार अगर जो सत्ता मिली है तो वो भी फौज के दम पर मिली है, जाहिर तौर पर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है वहां पर। इसका मतलब यही है, लोकतंत्र केवल नाम। देखिए शहबाज, हुसैन जावेद साहब, आप कहिएगा तो मैं कटवा के दोबारा आपकी बाइट चलवा दूंगा। आपने यही बात कही है, आप कहिए तो मैं पीसीआर से कहता हूं आपकी बाइट काट के दोबारा ऑन एयर करके दिखा दे। आप बीइंग एंकर ना मुझे थ्रेट मत करें कि अरे मैं थ्रेट कहां कर रहा हूं? हुसैन जावेद साहब, आप जो बात कर रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं। आप तो ऐसा हो गया कि मैं स्टूडियो में क्या कर लूंगा। अरे भाई, स्टूडियो में कोई थोड़ी ना, सोशल मीडिया की स्ट्राइक थोड़ी ना हो रही है कि मैं यहां से गन लाके चला दूंगा। कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, बीइंग होस्ट ना, और मैं बीइंग होस्ट, आपकी बात जो थी मैंने उसी बात को कहा। हुसैन जावेद साहब, आपकी जो बात थी मैंने वही बात कहा। जब आपने ये कहा कि पाकिस्तान में
इमरान खान को जब सत्ता मिली थी 2018 में, उस समय फौज का हाथ था, तो इसी तरह यह माना जाए ना कि शहबाज शरीफ को जब मिली है तो फौज का हाथ है। क्या उसमें गलत है? वही बात तो है जो आप कह रहे हैं। इस बात में गलत है, लेकिन आपकी नहीं, हुसैन साहब, मैंने क्या गलत कहा आप बताइए। आप ही की बात को आपके सामने रख रहा हूं ना। मेरी बात कंप्लीट होने देना। अगर आप मेरी आप बात बोलिए, आप अपनी तो पूरी आपको बात समझ करिए। में आएगी ना। मैं आपको सिंपल ये बात आराम से, इमरान खान को आज जो भी इश्यूज का सामना है वो इसलिए कि उनकी आर्मी से नहीं बन रही है। ठीक है, आज उनकी आर्मी से नहीं बन रही और वो डील चाहते हैं, वो डील भी चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डील नहीं चाह रहे, लेकिन अब उनकी आर्मी के साथ हॉटलाइन नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में कभी भी डील हो सकती है, ये मैं आपसे सिर्फ कहने की मतलब कोशिश आप कर रहा ये था। चाहते हैं कि अगर मुल्क में किसी को बने रहना है प्रधानमंत्री तो आर्मी से डील करनी ही पड़ेगी। हमारे यहां ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। हमारे यहां लोकतंत्र है, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे साथ दो मेजर जनरल हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हैं और मेजर जनरल जेके बंसल साहब भी हैं, और वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ऐसी डीलिंग नहीं होती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र से चुना जाता है और वही प्रधान सेवक बनता है। अगर मैं सही जी मेहरान मानी जी, आप बोलिए, फिर मैं जेके बंसल जी के पास जाऊंगा। पाकिस्तान एक शैम डेमोक्रेसी। पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ शैम डेमोक्रेसी। एक ऐसा ही झूठ का डेमोक्रेसी है। जो फौज के साथ बनेगा वो उधर आके बैठेगा। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है, असली प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा है। मैं बोल रहा हूं जी, एक बात मैं आपके टीवी के चैनल से आज तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ पूरा जुल्म कर रहा है, फौज कशी कर रहा है, रेप एंड पिलिज कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, हिंदुस्तान को ओपनली थ्रेट करता है, खालिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके। वो मुजाहिद मुनीर बोलता है कि हमारा शारग है, हम सबको थ्रेट कर रहा है। हम क्यों घबराते हैं इससे लड़ने के लिए? मैं कहता हूं लेट्स जॉइन हैंड्स एंड फाइट देम टुगेदर। इसको एक वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दें इस नासूर को। लेट्स डू इट। जी जेके बंसल साहब, आप जो मैं अभी बात कह रहा था उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जो मैंने कहा कि हमारे यहां लोकतंत्र है और हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि जो सेना चाहती है वो होता है। देखिए, आप जो आशीष जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सारी दुनिया जानती है हमारे यहाँ एक बहुत सबसे मजबूत लोकतंत्र है, जिसको हमारे लोकतंत्र को दुनिया ने माना है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका ने भी माना है। इनके यहाँ तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो जो फौज का राज चलता है, और अभी भी जो है इमरान खान को बंद कर दिया और इनकी पार्टी को, इमरान की जो पार्टी थी पीटीआई, उसको तोड़ दिया गया। और जो है तोड़ने के बाद में फिर उसके बाद जो हुआ, और जब इमरान खान को जेल में डाला, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आर्मी के कोर कमांडर के घर को रैंसैक कर दिया गया, उस पर हमला किया गया और कुछ नहीं कर पाई आर्मी। वहां खूब मारा पीटा, उनके फ्रिज तक खोल के सामान खा लिया गया। तो अब जो डर है ना आर्मी का, वो खत्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये टर्निंग पॉइंट है, और इस टर्निंग पॉइंट में अभी ये होगा कि जो अभी मुनीर ने किया है और जो आतंकवादी हमला कराया है, वो एक टर्निंग पॉइंट मुझे आतंकवाद के खत्म होने का भी है। अभी आतंकवाद खत्म होएगा और मुनीर ने का जो ये सब कुछ हो रहा है, 4 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, और भारत इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। तो अब जो भारत की जनता है ना, उन्होंने भी ठान लिया है, आर्मी ने भी ठान लिया है, और पाकिस्तान को भी ये समझ में आ जाना चाहिए, उनके लिए भी अच्छा है इस समय, क्योंकि अभी सेना के अगेंस्ट में उनके अपने सैनिकों का भी विद्रोह है, जूनियर ऑफिसर का विद्रोह है, और जो पाकिस्तान की जनता है वो भी सैनिकों के अगेंस्ट में विद्रोह, डरना बंद कर दिया गया है। अभी जब सिंध के अंदर में जो अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उसमें उन्होंने नारे लगाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और अब जो है मुनीर ने इमरान के पास जेल में भेजे हैं कुछ ऑफिसर के, भाई कुछ सुलह कर लो, इस तरह की बात ना हो। तो अभी मुनीर भी बहुत घबराया हुआ है, पाकिस्तान की जनता से घबराया हुआ है, भारत की फौज से घबराया हुआ है, अपने सैनिकों से घबराया हुआ है। और वो जो है अभी भारत ने भी ये सोच लिया है कि ये सबसे बड़ा दहशतगर्द है और सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करना है, और इसको भी करना है, हाफिज सईद को भी करना है, और जो बाकी आतंकवादी उनको भी करना है, आईएसआई को भी खत्म करना है। तो ये जब खत्म होंगे तभी उसका कुछ अंत होएगा, नहीं तो इसमें भलाई जो है पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी आती है तो जो भूखे मर रहे हैं और जो इनके जनरल जो भारत का डर दिखा दिखा करके कि भारत से वो अपना सारा जो अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखते हैं, सेना का सारा बजट खा जाते हैं,
तो वो डर जब खत्म हो जाएगा, इनके जो जनता भी है चाहती है, इनके बिजनेसमैन हमने कई बार देखे, उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, हम भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमें उसमें ही फायदा है। ये तो एक सेना है, जो सबसे बड़ी दुश्मन जो है पाकिस्तान की आवाम की, वहां की सेना है, भारत नहीं है। तो जो है वो आवाम की मैं आता हूं आपके पास। हुसैन जावेद साहब से इस पे एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। हुसैन जावेद साहब, उसके बाद मैं अनुज माथुर जी के पास जाऊंगा। जी देखें, अभी ये बत्सल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, पहले आप जो है ना इस इशू पे सबूत दें, उसके बाद फिर आप टुकड़ों की तरफ आइएगा। इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान को प्लेट में रखा हुआ हलवा नहीं कि आप उसके टुकड़े कर देंगे। तो ये ख्वाहिश हो सकती है, इसका कोई ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात है कि आपने बात की कि आपके यहाँ जमहूरियत ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है। इंडिया जो है वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है और इस बात पे हमने कभी इनकार भी नहीं किया। हमारे यहाँ वो ट्रैक शुरू में नहीं रहा जो होना चाहिए था, हमें अपनी गलतियों का एहसास भी है इस हवाले से। लेकिन बात हुई है कि ये कैसी जमहूरियत है कि आज आप हमारे मीडिया के ऊपर इस तरह बैन कर रहे हैं, हमारे यूट्यूबर्स पे इंडिया के अंदर बैन कर रहे हैं। अब शोएब अख्तर से आपको क्या तकलीफ है? शोएब अख्तर क्या हमारी फौज के आदमी है? क्या वो कोई आतंकवादी है? मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया में इतना मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं बचा जहां पे आप किसी की बात सुन सके। तो जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता सर। अनुज माथुर जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। हाँ, देखिए मैं इसका जवाब थोड़ा सा बाद में दूंगा। जो मैं एक पहला जो बात कहना चाह रहा था, वो इनको समझने की आवश्यकता है कि क्या आज की इनकी इकोनॉमिक परिस्थिति में है, उनका इकोनॉमी आज कहां है, ये सारी दुनिया जानती है। क्या उस देश के लिए एक दूसरे देश के साथ युद्ध करना कोई समझ नहीं, कोई अच्छी बात हो सकती है क्या? ये मेरे समझ से पूरा परे है। कोई दुनिया में कोई भी आप इतना ज्यादा नुकसान होगा कि आपको पता नहीं पड़ेगा। इसके क्या आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, क्या आपकी इन्फ्लेशन की हालत है, कहां डॉलर है, कहां आपका पाकिस्तानी रुपया है, कहां वहां पर लोगों में भूखमरी है, कहां। तो इसका क्या कोई इलाज, एक और लड़ाई हो सकता है? मुझे नहीं लगता। ये पाकिस्तान की जनता समझ रही है, आवाम समझ रही है, और इसका जवाब पाकिस्तान की आवाम देगी। जावेद साहब, आप चाहे मेरी इस बात को माने अथवा ना माने। अब आशीष मुझे बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या था। देखिए, अब इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो स्ट्राइक की गई 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया गया, जिसमें शोएब अख्तर साहब का भी था, डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज, ये सारे शामिल। इसका एक लाइन में मैं आपको जवाब दूंगा। ये मेरे जो बलूच मित्र हैं, उन्होंने इस बात का जवाब आधा दे चुके हैं। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, और जो इनके जो ओपिनियन मेकर्स हैं, बड़े क्रिकेटर्स, बड़े स्टार्स, टीवी वाले, वो लोग आईएसपीआर की भाषा बोलते हैं। और वो आईएसपीआर की भाषा ये सिर्फ भारत के लिए खराब नहीं है, वो उस भाषा से वो भारत में उन्माद होगा, वहां उन्माद होगा, और फिर वो हमें लड़ाई की तरफ ले जाएगी जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। ये इनको समझने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल समझ लें कि कोई दो देश, आज रूस और यूक्रेन देख लें, गाजा और इजराइल देख लें, कोई भी लड़ करके कहीं आगे बढ़ नहीं सकता। लड़ाई से नुकसान होगा, और हमारी 100 गुना बड़ी इकोनॉमी है, उसको क्या नुकसान पड़ेगा, और आपकी इकोनॉमी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहां पड़े, उनको क्या नुकसान हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। और जो रेडिकलाइज्ड आर्मी होती है, देखिए आशीष, जब आर्मी रेडिकलाइज्ड हो जाती है और जब आर्मी धर्मांध हो जाती है और उसके हिसाब से काम करना शुरू करती है, तो वो राष्ट्र के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं हो सकता। आशीष, ये बात समझने की है। ये राष्ट्र के बारे में सोचते ही नहीं ना अनुज माथुर जी। अगर राष्ट्र के बारे में सोचते तो पाकिस्तान की ये दशा ना होती। हमें पता है कि अगर ये अल्टीमेटली लड़ाई करनी भी पड़ी तो हमें कितना नुकसान होगा और इनको कितना नुकसान होगा, वो हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो अब इनको समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये इन लोगों को अपने कब्जे में ला करके और उनको सही रास्ता दिखाएं, ताकि पूरे रीजन में तरक्की हो सके। हुसैन जावेद साहब, कट ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts cannot be a basis for any peace। हुसैन जावेद साहब, माथुर साहब ने जो बातें की ना, खासकर उनकी ये बात कि जंग होगी तो इससे मतलब इंडिया को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी होगा, इकोनॉमिकली होगा, बिल्कुल सही बात है।
हम खुद जंग के हक में नहीं, हम नहीं चाहते कि इंडिया से जंग हो या किसी और के साथ जंग हो। और मैं हमेशा कहता हूँ जंग किसी मसले का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि उस नुकसान को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता हम में है और आप में है, वो मेरा पॉइंट था। प्लीज कैरी ऑन। ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी का हुजम ज्यादा है, उसमें वो एक फैक्ट है, उसमें शक नहीं। लेकिन वही मैं कहूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। 65 की जंग है, 71 है, उसके बाद भी जो भी इस तरह की झड़पें भी हुई हैं, उससे किसी को कुछ मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है, और आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन मुझे अफसोस इसलिए होता है कि हम उन लोगों में नहीं, शामिल अरे हैं। क्या बात कर रहे हैं हुसैन जावेद साहब, सब आप ही को मिला है। आपने कहा कि आपको जंग से कुछ नहीं मिला, 93,000 सैनिक हमने दे दिए, जो एरिया जीता हुआ था वो हमने दे दिया, आपको और क्या नहीं मिला? सब कुछ आपको मिला। और शिमला समझौता हुआ, उसके बावजूद समझौता हुआ, आज वो बांग्लादेश भी आपके फेवर का शिमला समझौता हुआ। अब क्या चाहते हैं, आपको क्या दे दिया जाए? सर सुन तो लें, उसके बावजूद आज बांग्लादेश में कोई इंडिया का नाम नहीं सुनना चाहता। आज वही बांग्लादेश वहां की पर आर्मी आपके हमारी आर्मी को कट्टरपंथी, बुलाती है। ये जो मौलाना टाइप के जो आर्मी के लोग हैं ना, ये वहां पहुंच गए हैं। यार घबराइए हौसला मत, रखिए, घबराइए मत। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी सुधरेगा। आप किससे आजाद हम नहीं कराया था ना, सुधारेंगे? हमें पता है कि उसको कैसे सुधारना है। आजाद हम नहीं कराया मॉनिटर था। नहीं है यहाँ पे साउथ एशिया के, मॉनिटर नहीं है आपके। आप कुछ भी कहेंगे और वो अगला आपकी भाषा में बात करें। नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमारी आर्मी से, करना पड़ेगा। हमारी आर्मी से ट्रेनिंग के एग्रीमेंट हो रहे हैं, हमारी आर्मी से उनकी ट्रेनिंग के एग्रीमेंट हो रहे हैं। वक्त बदल चुका है। मैं कोई किसी भाई प्लीज, आप अपने आर्मी से नहीं है। बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन नहीं कराया, वो भी अपने बंदूक रख देंगे, पतलून नीचे करेंगे। प्लीज ये ट्रेनिंग ना दो उनको। बांग्लादेश के साथ हमारे जो है ना अब संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपको खुशी इस बात की है कि बांग्लादेश आपकी तरह एकदम कट्टरपंथी मुल्क बनता जा रहा है। आपको खुशी इस बात की है कि वहां पर अब आतंकवादियों का गढ़ होगा। आपको खुशी इस बात की है जो आप अकेले नहीं रह जाएंगे। इस साइड से करते थे, जम्मू कश्मीर की तरफ से, अब बांग्लादेश की तरफ से करेंगे। आपको खुशी इस बात से है। आपको बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी तबाह हो गई, 40% से ज्यादा की गिरावट आ गई। आप बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से तारीफ कर रहे हैं हुसैन जावेद साहब? मेहमान को मौका तो दे बात करने का, आप जरा मौका तो दे, कोई संयम तो रखें जरा थोड़ा सा। नहीं, संयम तो रख ही रहे हैं, संयम रख रहे हैं, तभी तो इतना ही कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इतना ही कहिए ना। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज अगर ढाका इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये दिल्ली के खिलाफ नहीं होंगे, बहुत फासला है हमारा, आप हैं बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है कि अगर तो हमारी मेहरान मानी साहब भी कुछ कह रहे हैं, समय की कमी है, मेहरान मानी साहब और हुसैन जावेद साहब को स्क्रीन पर लाया जाए। बांग्लादेश के नुमाइंदों को शर्म आना चाहिए कि बेगैरत पाकिस्तानियों के साथ समझौता कर रहे हैं। 2 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, 2 मिलियन लोगों को मारा गया। क्या बेहुरमती नहीं हुआ? ऑपरेशन सर्च लाइट भूल गए? वही बंगाली एक ही टेबल पे पंजाबियों से बैठते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। ऐसे बंगाली को मैं इंसान भी नहीं समझता जो इनके साथ बैठता है। ये सारे वायलेशंस के बाद, इस बेगैरती के बाद, रेप एंड पिलिज के बाद आपके साथ बैठ के फौज के क्या ट्रेनिंग करते हैं? सच में शर्म आना ऐसे बंगालियों को जो आप बेशरम के साथ बैठते हैं। हुसैन जावेद साहब। आशीष भाई, मैं आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है कि आपके शो का टाइम अब इतना नहीं रह गया। मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो चीज जिसका मुझे अफसोस होता है और हर रोज होता है, वो ये कि इससे पहले अवाम के जो हमारा लेवल होता है, जो आपकी जनता है, हमारी अवाम है, उसमें इतनी बिटरनेस नहीं थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा। अरे आप हमारे लोगों को मारेंगे और कहेंगे कि हम कड़वाहट ना लाए भाई? नहीं, बिटरनेस इतने नहीं, उदार हो जाए, 2 लाख औरतों का इतने उदार हो जाए बात ही नहीं है कि हमारे घर के बच्चों को मारा जाएगा और कहेंगे कि कड़वाहट ना आए। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, थैंक यू। यही बिटरनेस है, ये जो आपका रवैया ना, यही अब दोनों मुल्कों को मजीद दूर कर देगा। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ बोल रहे थे अनुज माथुर साहब, लेकिन इस बात को सुन लीजिए, इस बात को समझ लीजिए हुसैन जावेद साहब कि अब चीजें बदल गई हैं, तस्वीर बदल गई हैं। अब शिमला जैसा कोई समझौता नहीं होगा। जल संधि जो है वो अब उस तरह की नहीं होगी सिंधु जल संधि की तरफ से। अब पानी बंद किया जाएगा। अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अनुज माथुर जी, आमतौर पे इस प्रकार की इस तरह की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आज ये बात करूंगा। देखिए, 2 चीजें बताऊंगा, प्लीज मेरे को समय दीजिए। बांग्लादेश के बारे में, जब आपके 2 देशों के ताल्लुकात सुधरते हैं तो वहां के आपके पॉलिटिकल लीडर्स, आपके वजीर आजम, वजीर
कार्य जो जितने भी वजीर हैं वो जाते हैं, ना कि आईएसआई का चीफ। जैसे ही आपको लगा कि बांग्लादेश में थोड़ा एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ रहा है तो आपने सीधे अपने आईएसआई का चीफ वहां भेजा, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बताता हूं कि जो सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उस दिन से ये बना करके बैठी है कि हमें इसका बदला निकालना है, वही सेना उस बांग्लादेश से भी बदला निकालना चाहती है जिस बांग्लादेश ने भारत की सेना से ज्यादा नुकसान उनको 1971 में पहुंचाया है। और ये जो एक्टिविटीज आज बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही हैं वो उसी बदले की शुरुआत है, ये याद रखें आप। जेके बंसल साहब, फाइनल कमेंट्स आपसे। देखिए, जनरल माथुर ने बिल्कुल सही कहा है कि बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए और भारत के यहाँ अफरा तफरी मचाने के लिए जो जनरल आसिम मलिक गए हैं वहाँ पे, जो अभी आईएसआई के चीफ हैं और एनएसए भी बने हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ किया है। और बार बार बात जो घूम फिर के ये आती है कि बांग्लादेश या इनको अपने देश की चिंता नहीं है, चिंता जो है उसको मुनीर को अपनी कुर्सी की है, वो एक्सटेंशन चाहता है और जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है इसलिए वो हमला कराया है। और वो ये बार बार कहा जाता है कि मैं भी बार बार कह चुका हूँ कि दुश्मन जो है वो आर्मी है इनकी, और आर्मी जो वहाँ अपना कब्जा रखने के लिए पूरे देश को सेक्रीफाइस करने के लिए, भूखा मारने तक के लिए तैयार है। और ये इसको बिल्कुल सुधारने की कोई उनको, क्योंकि अब ये बताइए कि जो मुनीर है उसने क्यों हमला करवाया, इसलिए कराया उसने कि अपनी रिलेवेंस बढ़ाने के लिए चारों तरफ से प्रेशर था और वो एक्सटेंशन चाहता है। वो जो है बीएलए की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उसको रोकने में मुनीर पूरी तरह से असफल हो चुका था, टीटीपी के हमलों को रोकने में असफल हो चुका था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी कुर्सी कैसे बचाए, तो उसने 26 निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। बिल्कुल, उन्होंने तो 26 दोष करवा दी। और अब पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब पाकिस्तान की सेना के पास में पेट्रोल तक नहीं है और इनके पास पैसा नहीं है। वो जो फौज जब लड़ाई है जो थोड़ा बहुत था, अब आप ये बताइए कि जो अब इंडिया जो है इनको आईएमएफ से जो करीब $6 बिलियन मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। प्लीज कैन आई लीव? यस सर। हाँ, $6 बिलियन वो नहीं मिलेगा इनको, दोबारा एफएटीएफ की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये जो बिल्कुल कंगाल थे उससे भी सुपर कंगाल हो जाएंगे। तो ये सब कुछ काम जो है जनरल मुनीर ने किया है, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की जनता इसको नहीं समझ रही है, उसको सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया, प्राइवेट। मेहरान मारी जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं, समय की कमी है जी। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान को अपने माजी के गलतियों से सीखना चाहिए। 1971 में भी हिंदुस्तान को बलूचिस्तान को सपोर्ट करना था आजाद करने के लिए, बंगालियों को सपोर्ट किया। वो एहसान फरामोश आज भी जाके पंजाबियों के गोद में बैठे हैं कि हम पंजाबी मुसलमान भाई भाई। सारे हरामजादगी के बाद, रेप एंड पिलेज, सब चीज के बाद हम बोल रहे हैं अभी एक क्रंच टाइम आ गया। हिंदुस्तान शुड बैक अस अप। हमारे आजादी के जद्दोजहद में हिंदुस्तान ओपनली हमको सपोर्ट करे, हम इसका बहुत शुक्रगुजार होंगे। चलिए डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की कमी है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मेजर जनरल जेके बंसल जी, हुसैन जावेद जी और मेहरान मारी जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।